एलिमेंट्री स्कूल के दिनों में हम 6 दोस्तों की एक खास परंपरा थी। जब भी किसी का बर्थडे होता, हम सब डायलॉन के बड़े घर में बने शानदार गेस्ट हाउस में स्लीप ओवर के लिए जाते थे। डायलॉन के जन्मदिन पर उसके मॉम डैड ने घर को बहुत अच्छे से सजाया था और ढेर सारे स्नैक्स के साथ एक मूवी प्रोजेक्टर भी लगाया था। वहाँ हमें रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम देर रात तक जागे रहे और खूब मस्ती की। उस दौरान हमने पूरे कमरे में गंदगी फैला दी और एक दोस्त ने तो कैंडी फेंकने की लड़ाई भी शुरू कर दी। उसके बाद हम सब बाहर खेलने गए। जब वापस आए तो मुझे कुछ अजीब लगा। फर्श पर कैंडी कम लग रही थी, लेकिन दूसरों को इसकी परवाह नहीं थी। डायलॉन ने भी कहा कि सब ठीक है, इसलिए मैंने अपना शक छोड़ा और फिर मस्ती करने लगा। रात करीब 1 बजे हम सोने की तैयारी करने लगे। जब बाकी दोस्त स्कूल की लड़कियों और अपने क्रश के बारे में बातें कर रहे थे, तब मैं बाहर चला गया। मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी, इसलिए उनकी बातें पूरी होने से पहले ही मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह स्नैक टेबल से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं अचानक उठा और देखा कि पॉपकॉर्न का कटोरा कालीन पर बिखरा था। शायद रात में वो टेबल के किनारे पर रखा रह गया था। तभी मैंने ध्यान दिया कि कमरा पूरी तरह खाली था और मेरे दोस्त गायब थे। मैंने डर के मारे एक एक करके सबका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। मैं घबरा कर उठा और लाइट का स्विच ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। कुछ देर ढूंढने के बाद मैं एक आवाज सुनकर रुक गया। कमरे के कोने से किसी के सांस लेने की धीमी आवाज आ रही थी। वहां 2 बुक शेल्फ के बीच एक खाली जगह थी और आवाज वहीं से आ रही थी। मुझे लगा कि दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। डायलॉन ने पहले ही कहा था कि यहाँ छिपने की बहुत जगह हैं। मैंने उसका नाम लेकर बाहर आने को कहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। ये बात मुझे परेशान करने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। फिर मैं सोफे के ऊपर खड़ा हो गया ताकि उस खाली छेद के अंदर देख सकूं। मैंने अलमारियों के ऊपर से झांका और किसी का सर देखा। वो डायलॉन नहीं था, क्योंकि उसके बाल सफेद थे और सिर पर गंजे पैच थे। मेरा सोफे पर बैलेंस बिगड़ा और मैं अलमारियों से टकरा गया। तभी उस अंधेरे में छुपे आदमी ने अपनी बेजान आंखों से सीधे मेरी तरफ देखा। मैं जोर से चिल्लाया और वो आदमी भी जानवर की तरह चीखा। मैं तुरंत सोफे से कूदा और बाहर की तरफ भागा। जहां तक मुझे पता चला, उस डरावनी व्यक्ति ने मेरा पीछा नहीं किया। मैंने डायलॉन के मॉम डैड को बुलाकर गेस्ट हाउस में छिपे आदमी के बारे में बताया। जब मैं रो रहा था, तब डायलॉन की मॉम ने मुझे संभाला और उसके डैड बैट लेकर वहां भागे, लेकिन जब तक वो पहुंचे, वो आदमी भाग चुका था। मेरे दोस्त कुछ देर बाद लौटे और पूरी बात सुनकर हैरान रह गए। मुझे पता चला कि जब मैं सो रहा था, वो झील पर सनसेट देखने चले गए थे। हम सब बहुत डर गए थे और पुलिस के आने तक एक साथ चुपचाप बैठे रहे। मुझे उस आदमी के बारे में फिर कभी कुछ पता नहीं चला। हमने अपनी बर्थडे की परंपरा खत्म कर दी और सुरक्षा के लिए मॉम डैड के पास ही स्लीप ओवर करने का फैसला किया। उस घटना के बाद मैं करीब 1 साल तक अपने मम्मी पापा के कमरे में ही सोया। आज भी जब मुझे छिपने वाली कोई अच्छी जगह दिखती है, तो मुझे बहुत डर लगता है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन में मैं पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मिडिल स्कूल में लड़कियों के एक ग्रुप से मेरी दोस्ती फील्ड हॉकी टीम की वजह से हुई। जब वो रेचल के घर स्लीप ओवर पार्टी प्लान कर रही थी, तो मैंने खुद को साबित करने का मौका देखा। मेरा घर बड़ा था और वहां पूल टेबल वाला एक शानदार लिविंग रूम था। मैंने उन्हें अपने घर पर पार्टी करने का न्योता दिया और वो मान गई। हम कुल 6 लड़कियां थी। मेरे मॉम डैड मुझे दोस्तों के साथ देखकर इतने खुश थे कि उन्होंने हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई
और ना ही हम पर नजर रखी। शुरुआत में सब ठीक था। हमने ट्रुथ और डेयर खेला और गॉसिप की। मुझे लगा कि मैं उनके ग्रुप में शामिल हो रही हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक से पार्टी रुक गई। काफी देर हो चुकी थी और मेरे मॉम डैड सो चुके थे, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकी कि कौन होगा। मैंने दूसरों से कहा कि मैं देखती हूँ और पीप होल के पास गई। बाहर एक लंबा पतला आदमी खड़ा था जिसने फटी हुई जैकेट और पैंट पहनी थी। वो इतना लंबा था कि उसका सर नहीं दिख रहा था। उस आदमी ने शायद मेरे कदमों की आवाज सुन ली, क्योंकि जैसे ही मैं पास आई वो नीचे झुका और चेहरा दरवाजे से सटा दिया। उसके बाल उलझे थे और दांत भूरे थे। मैं पीछे हटकर लिविंग रूम की तरफ भागी। लड़कियों ने मुझे अजीब तरीके से देखा और पूछा कि क्या कुछ गलत है। उस समय मुझे मॉम डैड को बताना चाहिए था, लेकिन मैं दूसरों की रात खराब नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत टेंशन में थी। जब हम अगली फिल्म देख रहे थे तो मैंने प्रार्थना की कि वो आदमी चला जाए। उसे देखने के करीब 1 घंटे बाद मैंने खिड़की की दरार से किसी को मेरा नाम बुदबुदाते सुना। ये सिर्फ मुझे सुनाई दिया, इसलिए मैंने लड़कियों से कहा कि मैं बाथरूम जा रही हूँ और खिड़की बंद करने चली गई। मुझे पता है कि ये मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैं छोटी और बेबस थी। जब मैं खिड़की बंद करने पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद मैंने बाकी दरवाजों के तले चेक किए और स्लीप ओवर में लौट आई। उस रात मैं मज़े नहीं कर सकी। बाकी लड़कियां भी थकी हुई नहीं लग रही थी। जब क्रश के बारे में गेम की मेरी बारी आई तो मैंने जवाब देने में इतना समय लिया कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब सब शांत हुआ तो पीछे के आंगन से दबी हुई रोने की आवाज़ आई। दूसरी लड़कियों ने भी वो सुना, पर मैंने कहा कि कुछ नहीं है और मैं चेक करूंगी। मैं किचन में गई और छोटा चाकू ले लिया। उससे मेरा कुछ भला नहीं होता, पर हथियार होने से मेरी घबराहट कम हुई। किचन से मैंने उसी आदमी को देखा। वो खास पर खड़ा होकर आसमान की तरफ चिल्ला रहा था। वो बार बार एक ही नाम मैरी दोहरा रहा था। अचानक उसने मुझे देख लिया। उसकी आंखें एकदम काली थी, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। इससे पहले कि मैं हिल पाती वो घर की एक तरफ भाग गया। अब मेरे लिए चुप रहना मुश्किल था, इसलिए मैं लिविंग रूम की तरफ भागी। क्लोई ने पूछा कि वो कैसी आवाज़ थी, पर मैंने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपने डैड को पुकारा। डैड तुरंत नीचे आए। सभी लड़कियां जागकर समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। डैड ने हमें ऊपर भेजा और बैट निकाला। बाहर खड़े आदमी ने दरवाजे को धक्का दिया और खिड़की से अपना पीला दागों वाला चेहरा सटा दिया। वो जानवर की तरह मैरी का नाम चिल्ला रहा था। पापा ने बैट उठाया और दरवाजा खोला, लेकिन वो आदमी ड्राइववे की तरफ भागा। वो वहां शांत खड़ा था, जबकि पापा उस पर चिल्ला रहे थे कि वो चला जाए और वो पुलिस को बुला रहे हैं। उस आदमी ने सिर हाथों में ले लिया और कांपने लगा, जैसे रो रहा हो। मैं उसके आखिरी शब्द सुन पाई। वो मैरी से माफी मांग रहा था कि वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। उस रात हम में से कोई नहीं सो सका। हम सभी लड़कियां मेरे मॉम डैड के कमरे में ही जमा हो गईं। अगले दिन सभी लड़कियां अपने घर चली गई। वो आखिरी बार था जब मैं उनके साथ घूमी। उस घटना के बाद उनके मॉम डैड ने उन्हें मेरे घर आने से मना कर दिया। मैंने डैड से पूछा कि वो आदमी मैरी क्यों चिल्ला रहा था, पर उन्हें कुछ पता नहीं था। बाद में पता चला कि हमसे पहले यहाँ मैरी नाम की औरत रहती थी, पर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। हम सब सुरक्षित थे और वो आदमी दोबारा कभी नहीं दिखा। फिर भी उसने मेरी पहली और इकलौती स्लीप ओवर पार्टी पूरी तरह खराब कर दी। कुछ रातें कभी पीछा नहीं छोड़ती। सुबह होने पर भी वो साथ रहती हैं और दुनिया धुंधली हो जाती है। समझ नहीं आता कि दिन है या रात। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ फीका पड़ गया हो और मेरी आंखों की चमक कम हो गई हो। मैं 11 साल का था जब मेरा सबसे अच्छा दोस्त मार्क सर्दियों में मेरे घर आया। हीटिंग और कंबलों ने ठंड को दूर रखा। मेरे मॉम डैड का तलाक हो चुका था
और मैं मॉम के साथ रहता था। वो थक कर सो रही थी, इसलिए हम दोनों ही थे। हम टॉर्च जलाकर मोनोपोली खेलते हुए पॉपकॉर्न खा रहे थे क्योंकि बिजली जा चुकी थी। हवा तेज थी और घर की चरमराहट सुनाई दे रही थी। बीच बीच में हवा के झोंकों से मोमबत्तियां फड़फड़ाने लगती। ये इंडोर कैंपिंग हमारे लिए रोमांचक थी। जल्द ही हम कंबलों में लिपटे एक दूसरे को चुटकुले सुनाने और स्कूल की बातें करने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी तो मैंने मार्क से कहा कि मैं सो रहा हूं। जब मैंने सिर तकिए पर रखा तो पल भर के लिए शांति छा गई। तभी मुझे दूसरी तरफ से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं मार्क की ओर मुड़ा, शायद उसने कुछ कहा था। जब मैंने देखा तो उसने आंखें बंद कर ली थी, जैसे वो सो रहा हो। शायद ये मेरा वहम था। घर पुराना है और बाहर तेज हवा चल रही है। हीटर बंद होने से सब कुछ ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है। मैंने सोने की कोशिश में कंबल खींच लिया। तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार ये ज्यादा साफ थी। मैं शब्दों को समझ पा रहा था। उन्हें मत जगाओ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी मुझे सरसराहट सुनाई दी। मैंने मार्क की तरफ देखा, जो नींद से जाग गया। उसने थककर एक आंख खोली। वो उलझन में था। क्या हुआ? उसने मुझे फुसफुसाकर कहा। ये उसने भी सुना था। तुम्हें नींद में बोलने की आदत है ना? नहीं, उसने सिर हिलाया। इससे मुझे यकीन हो गया कि मेरा शक सही था। मैंने सच में कुछ सुना था। ड्रेसर पर रखी मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिससे कमरे की परछाइयां लंबी हो रही थी। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा और मेरा वहम है, लेकिन उस फुसफुसाहट के बाद कमरे का माहौल बदल गया था। अब ठंड हवा के झोंके से नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी से लग रही थी। सोने की कोशिश बेकार थी, इसलिए मैंने डर को शांत कर उठने का फैसला किया। मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए मैं खिड़की के पास गया। वो थोड़ी खुली थी और बर्फ अंदर आ रही थी। मैंने उसे बंद करना चाहा, पर तभी मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्हें मत जगाओ। मैं तुरंत मुड़ा और मेरी आंखें मार्क से मिली। वो सीधा बैठकर मेरी तरफ घूर रहा था। कांपते हाथों की वजह से टॉर्च की लाइट हिल रही थी। मार्क डरी हुई आवाज में फुसफुसाया, कोई वहां है? मैंने पूछा, कहां? लाइट कमरे के कोने में गई और मुझे कुछ हलचल दिखी। पहले वो परछाई लगी, पर जल्द ही एक झुकी हुई आकृति साफ दिखने लगी। मैं वो चेहरा कभी नहीं भूलूंगा। पीला, धसा हुआ और मोमबत्ती की रोशनी में चमकती आंखें। उसके बाल गीले थे। उसने अपने फटे होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मार्क डर के मारे हांफने लगा और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। टॉर्च फर्श पर लुढ़क गई और उसकी लाइट छत पर जा पड़ी। वो आदमी फिर से हिलने लगा। धीरे धीरे वो सीधा हुआ और उसके जोड़ों से तेज चमराहट की आवाज आई। अब हम उसे देख सकते थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वो नंगे पैर था। उसकी आंखें उसकी चालाकी बता रही थी। वो किसी शराबी की तरह नहीं चल रहा था, बल्कि सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। मैं मार्क की तरफ देख भी नहीं पाया, क्योंकि मुझे पकड़े जाने का डर था। मैंने बस धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, भागो। जैसे ही फर्श चटका, वो आदमी आगे बढ़ा
और हम तेजी से भागे। जैसे ही मार्क ने मुझे कमरे से बाहर खींचा, मैं जोर से चिल्लाया। हमारे नंगे पैर हॉल में जोर से पड़ रहे थे। तभी हमें पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से पास आ रही थी। हम अपनी मॉम के कमरे की तरफ भागे, दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। मॉम जाग गई और दरवाजे का हैंडल जोर से हिलता देख घबरा गई। उस आदमी ने दरवाजा तोड़ने के लिए एक जोरदार धक्का मारा। मेरी मॉम चिल्लाई और कांपते हाथों से पुलिस को फोन करने लगी। वो आदमी गुस्से में आ गया और उसकी आवाज फुसफुसाई, दरवाजा खोलो और शोर मत करो। दरवाजे का फ्रेम एक जोरदार लात से हिल गया। मुझे लगा कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे और मैं हाफ रहा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। लगा कि किसी भी पल दरवाजा टूट जाएगा, लेकिन तभी शांति छा गई। धक्के बंद हो गए और हैंडल हिलना थम गया। अब बस दूर तूफान का शोर था। काफी समय बीत गया और उस आदमी की कोई आवाज नहीं आई। जल्द ही पुलिस की नीली लाल लाइटें दिखी, जिससे राहत मिली। पुलिस वालों ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर कमरे की खिड़की पूरी तरह खुली थी और कालीन पर बर्फ गिरी थी। मैंने बर्फ के पास शीशे पर देखा, जहां धुंध में 2 शब्द लिखे थे ताकि उन्हें अंदर से पढ़ा जा सके। उंगली से लिखे उन शब्दों पर लिखा था, कुछ भी मत कहना।